हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 45 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 8 ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट करने के लिए जो है हमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल असेसमेंट के लिए बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, गोल और स्कोप सेट करते हैं। देन उसके बाद हम बताते हैं इन्वेंट्री में आपका क्या आएगा, डाटा कलेक्शन जो है वो किस तरीके का होगा। देन डाटा कलेक्शन के बाद इम्पैक्ट इवैल्यूएट करते हैं। इम्पैक्ट इवैल्यूएट के बाद क्या होता है, लास्ट डिसीजन होता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं या किसी प्रोडक्ट को हम फॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल लेंगे। रॉ मटेरियल के बाद क्या करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद क्या करेंगे, जब कोई प्रोडक्ट बन गया, बनने के बाद क्या पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे उसका, पैकेजिंग होने के बाद क्या होगा, वो डिस्पोजल हो जाएगा। डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। तो सीक्वेंस क्या रहेगा लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट का, कि रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल बना, देन मैन्युफैक्चरिंग हुआ, देन उसको पैकेजिंग हुई, देन डिस्पोजल हुआ और उसका प्रोडक्ट का यूज़ किया कस्टमर ने। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा इसका, PQRST इज़ दी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दी ऑप्शन नंबर 11। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो कब आया था, 2002 में आया था। ठीक है, 2002 में जो है वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 में आपका बनाया गया था। लेकिन 2023 में इसको क्या किया गया, अमेंड किया गया। द फार्मर वेराइटी, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फार्मर वेराइटी मीन्स अ वेराइटी विच, कि फार्मर वेराइटी का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू द बायोडाइवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट 2023। तो 2002 में जो है आपको फार्मर्स को क्या करना पड़ता था कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो हुआ करती थी, उससे क्या करना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन 2002 में जो है 2023 में जो है इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है हमें लगाना है या फिर कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के अगर हमें कल्टीवेशन करना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से जो है हम परमिशन नहीं लेंगे। तो ये क्या है, NB अप्रूवल जो है वो क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका जो सेकंड मेजर चेंज जो हुआ है बेनिफिट शेयरिंग का, उसमें पहले क्या होता था कि फार्मर्स को जो है वो बेनिफिट शेयरिंग करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब जो है वो ABS से रिलीफ जो है वो हमें मिल गया है। तो 2023 में जो है ABS से हमें रिलीफ मिल गया। द फार्मर आर नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर देयर बेनिफिट व्हेन यूजिंग द बायोडाइवर्सिटी फॉर देयर फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जो है बायोडाइवर्सिटी का यूज़ करने के लिए क्या कह दिया गया है कि फार्मर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर दी बेनिफिट्स। ठीक है, बेनिफिट्स शेयर नहीं करेंगे, अगर करना चाहें तो वो उनका चॉइस है, लेकिन ये कोई इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो ABS जो है वो भी क्या कर दिया, उससे भी रिलीफ मिल गया है। नेक्स्ट जो है 2023 में जो मेजर अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या हुआ है कि फॉक वेराइटी और लैंडेज, द एक्ट नाउ एक्सप्लिसिटली इंक्लूड द फॉक वेराइटी एंड लैंडरेज अंडर द बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज। तो लोकल जो स्पीशीज़ हैं, लोकल स्पीशीज़, लैंडरेज क्या होता है, लोकल स्पीशीज़ होती हैं प्लांट्स की, वो क्या है हम ग्रो कर सकते हैं। इज़ अ वाइल्ड रिलेटिव और लैंडरेज ऑफ वेराइटी अबाउट विच द फार्मर पोजेस द कॉमन नॉलेज, जिनकी कॉमन नॉलेज हो जिन स्पीशीज़ की, वो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, लोकल स्पीशीज़ को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये 2023 में जो है वो एड ऑन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फॉक वेराइटी और लैंडरेज को जो है वो रिकॉग्नाइज किया, प्रोटेक्ट अंडर दी PPV एंड FR। ठीक है, विच इज़ प्रोटेक्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के अंडर जो है इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो आपके लोकल वेराइटीज़ हैं, फॉक वेराइटी या फिर लोकल वेराइटी लैंडरेज को जो रिकॉग्नाइज करके उसको किसके तहत प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर एक्ट 2001 के तहत।
और आयुष को क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो बेसिकली अगर इन जनरल अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट 2003 में आपका क्या किया गया है कि वाइल्ड रिलेटिव ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड जो हम यूज़ करते थे स्पीशीज़ का, तो मेजरली अगर हम बात करें अ क्रॉप टाइप डेवलप बाय फार्मर और अ वाइल्ड लोकल वेराइटी नॉन टू फार्मर। तो फार्मर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, जो लोकल वेराइटी को भी ग्रो कर सकते हैं जिसकी इसको नॉलेज हो, ठीक है, और साथ ही साथ वाइल्ड वेराइटी जो है उसको भी ग्रो कर सकते हैं। जिस भी स्पीशी की, जिस भी वेराइटी की फार्मर्स को नॉलेज है वो वेराइटी जो है वो फार्मर्स ग्रो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायोडाइवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट 2023। ठीक है, अ क्रॉप टाइप डेवलप बाय फार्मर और अ वाइल्ड लोकल वेराइटी नोन टू फार्मर वी कैन ग्रो। क्लियर है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेजरली एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 2023 के अमेंडमेंट में क्या क्या बात की गई है, फार्मर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनबीए अप्रूवल एंड एबीएस अप्रूवल। तो फार्मर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एबीएस एंड एनबीए अप्रूवल एंड farmers variety fork landrace and y relative are clearly recognized। फार्मर्स के लिए जो फॉक वेराइटी है, लैंड्रेस वेराइटी है और रिलेटिव वेराइटीज़ हैं उनको क्या कर दिया गया है, क्लियरली जो है वो रिकॉग्नाइज कर दिया गया है और प्रोटेक्ट किया गया है अंडर दी पीपीवी एंड एफआर एक्ट, अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट के तहत जो है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। और किस किस स्पीशी वेराइटी को जो है वो क्लियर किया है, फॉक, लैंड्रेस या फिर लैंड्रेस और वाइल्ड वेराइटी। अब क्वेश्चन में ऑप्शंस में देखें तो फार्मर्स वेराइटी मीन्स द वेराइटी विच हैज़ डेवलप्ड एंड ग्रोन एंड एक्सचेंज इनफॉर्मली अमंग फार्मर्स, has been traditionally cultivated and evolved by farmer in their field। They are traditionally cultivated and evolved by the farmers in their field and is relative or landrace of variety which the farmer possess the common knowledge। जिसकी कॉमन नॉलेज हो वो अपनी फार्मर्स जो है अपनी फील्ड में उसको ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आर और एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आर और एस क्या है आपका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एंड रिसोर्स मैनेजर शुड अडॉप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी। किसी भी स्टडी को डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो किसकी ज़रूरत पड़ती है, फॉर डॉक्यूमेंटिंग प्रेजेंट स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल एस्टैब्लिश फ्यूचर चेंजेस रिजल्टिंग टू अनफोर्सीन इवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है किसी भी डाटा को अगर हमें स्टडी करना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसका बेसलाइन स्टडी करनी पड़ेगी। उसकी क्या स्टडी करनी पड़ेगी, बेसलाइन स्टडी। अगर सपोज दैट कि हमें कोई पावर प्लांट अगर हमें लगाना है तो उस पावर प्लांट को लगाने के लिए नियर बाय एरिया में जो है कितने नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं, कितने नंबर ऑफ़ हाउसेज एट प्रेजेंटली वहाँ पर प्रेजेंट है, अगर वहाँ पर एयर पोल्यूशन कॉज होता है तो कितने लोग जो हैं वो अफेक्टेड होंगे, और वहाँ का जो वाटर क्वालिटी है वो किस तरीके से इम्पैक्टेड होगा, ग्राउंड वाटर जो है वो किस तरीके से इम्पैक्टेड होगा, और साथ ही साथ जो अगर हम बात करें सॉइल पोल्यूशन जो है वो किस तरीके, सॉइल जो है हमारी किस तरीके से इम्पैक्टेड होगी। तो बेसलाइन से हमें क्या पता चल जाता है कि कितने लोग अफेक्टेड होंगे, किस तरीके का पोल्यूशन जो है वो जनरेट होगा, क्रिएट होगा। तो बेसलाइन जो है वो हमें डाटा जो है वो एक डिज़ाइन करके देता है इन फ्यूचर जो है किस किस चीज़ों से हमें हार्म हो सकता है अगर किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसलाइन जो है वो क्या होता है, प्री प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसलाइन स्टडीज़ का यूज़ करते हैं, प्री प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल स्टेटस। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट। बेसलाइन स्टडी क्या है, इट इज़ फॉर दी रेफरेंस पॉइंट फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये एज अ रेफरेंस भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लियोपार्ड इंटरैक्शन मैट्रिक्स यूज्ड इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो लियोपार्ड मैट्रिक्स जो है हम किस में यूज़ करते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में यूज़ करते हैं। ये जो है मैंने एक लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है, एक पूरे टेबल में जो है मैंने कौन कौन सी इम्पैक्ट असेसमेंट में कौन कौन से मेथड जो हैं हम यूज़ करते हैं, तो वो मैंने एक पर्टिकुलर एक टेबल बना रखा है और उस टेबल में मैंने सारे कीवर्ड्स और रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं वो मैंने एक ही टेबल में जो है वो कंपाइल कर रखा है। अगर जिस ने लेक्चर वो प्रेफर करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप वो लेक्चर मेरा प्रेफर कर सकते हैं।
तो चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं। लेपर्ड इंटरेक्शन जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? मैग्नीट्यूड और इम्पॉर्टेंस को चेक करने के लिए। किसके लिए? मैग्नीट्यूड और इम्पॉर्टेंस को चेक करने के लिए। 1971 में जो है लियोपार्ड मैट्रिक्स को जो है वो डेवलप किया गया था 1971 में। और ये क्या होता है आपका? लियोपार्ड मैट्रिक्स जो है वो क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव मेथड होता है। इट इज़ दी quantitative and semi quantitative method which is used to evaluate the environmental impact of a project। तो environmental impact चेक करने के लिए किसी प्रोजेक्ट का हम क्या यूज़ करते हैं? लियोपार्ड मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है? क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव मेथड होता है, जिसमें 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स का। एक होता है आपका प्रोजेक्ट एक्शन, ठीक है, एक होता है आपका प्रोजेक्ट एक्शन और एक होता है आपका प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, एक साइड हम लेते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स को और एक साइड हम क्या लेते हैं? प्रोजेक्ट एक्शंस को। मतलब कि अगर हमें कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना है, एक्शन की बात करें तो कोई हमें रोड कंस्ट्रक्ट करना है या फिर कोई माइनिंग साइट लगानी है, डैम बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी चेक करेंगे। तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे क्या होंगे? एयर, वाटर, सॉइल, फ्लोरा, फोना और पीपल। तो ये क्या करता है? हमारा मैग्नीट्यूड और इम्पॉर्टेंस को चेक करता है। ठीक है, क्या चेक करता है? मैग्नीट्यूड और इम्पॉर्टेंस को। रॉज में हम क्या रखते हैं? रो में हम रखते हैं प्रोजेक्ट की एक्टिविटी, जैसे कि ड्रिलिंग हो गया, ब्लास्टिंग होगा, रोड बिल्डिंग हो गया। क्लियर है? तो रोज में हम क्या रखेंगे? प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को रखते हैं। और कॉलम में हम क्या रखते हैं? इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स को। किसको रखते हैं? इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स को। तो आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लियोपार्ड मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम में जो है हम किस तरीके क्या क्या चीज़ें जो है वो कंसिडर करते हैं। तो रोज़ में हम क्या रखते हैं? प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को हम रखते हैं। और कॉलम में हम क्या रखते हैं? प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स को, जैसे कि सॉइल क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी और हेल्थ। ठीक है, ये सब हम कहाँ रखेंगे? कॉलम में। क्लियर है? कॉलम में क्या आएगा हमारा? सी फॉर कंपोनेंट एंड सी फॉर कॉलम। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट और कहाँ रखेंगे? कॉलम में रखेंगे। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को कहाँ रखेंगे? रोज़ में रखेंगे। और हम क्या चेक करेंगे? हर सेल जो है वो क्या बताती है? उसका मैग्नीट्यूड इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट। क्लियर है? इम्पॉर्टेंटली अगर हम इन शॉर्ट अगर देखें, क्या क्या बात की है मैंने कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को हमने कहाँ रखा? रोज़ में रखा। ठीक है, और कॉलम में हमने क्या रखा? इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स को। और हमने क्या चेक किया? मैग्नीट्यूड और इम्पोर्टेंस चेक की। ये क्या होता है? क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव मेथड होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, which of the following summit or convention is known to be first to aim at 20% cut in emission of CO2? सबसे पहला कॉन्फ्रेंस या समिट कौन सा था जिसमें ये बात कही गई थी कि 20% कट करना है हमें CO2 एमिशन को बाय 2005? ठीक है, 2005 तक। बट द डेवलप्ड कंट्रीज बैक्ड आउट फ्रॉम द एग्रीमेंट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। लेकिन क्या हुआ था कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने बैकआउट कर लिया था कि हम वी आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल टू फॉर द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इसके बाद जो है आपका अर्थ समिट हुआ, राय डिक्लेरेशन हुआ, देन उसके बाद जो है क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया, फिर बहुत सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई रिलेटेड जो है आपका एट प्रेजेंटली पेरिस एग्रीमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है टू मेंटेन और मैनेज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है टू मैनेज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बिकॉज क्लाइमेट चेंज जो है हमारा बहुत तेज़ी से जो है वो होता जा रहा है, जिसकी वजह से एडवर्स इम्पैक्ट जो है हमें एट प्रेजेंटली देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो इट इज़ द वन ऑफ द सीरियस कंसर्न राइट नाउ। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले किसने बात की थी 20% कट एमिशन के लिए? तो वर्ल्ड समिट की अगर हम बात करें, ठीक है, वर्ल्ड समिट जो है आपका 1979 में हुआ। तो वर्ल्ड समिट विच इज़ रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है,
तो इसने जो है इस टॉपिक के बारे में बात नहीं की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें रायो समिट की, रायो समिट विच इज़ रिलेटेड टू अर्थ समिट। अर्थ समिट में जो है आपका क्या अडॉप्ट किया गया था रायो डिक्लेरेशन को, जिसमें 27 प्रिंसिपल्स दिए गए थे। 27 प्रिंसिपल में एजेंडा 21, ठीक है, 27 प्रिंसिपल, एजेंडा 21, 3 कन्वेंशंस बनाए गए थे, जैसे UNFCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, और CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और यूनाइटेड नेशन डेजर्टिफिकेशन के लिए बात की गई थी। तो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और डेजर्टिफिकेशन के लिए जो है वो 3 कन्वेंशन जो है वो कब बनाए गए थे, रायो समिट के थ्रू, हम जो है 1992 के तहत जो बनाए थे। इसके ऊपर मैंने अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट, ठीक है। देन हमने बात की टोरंटो समिट। टोरंटो समिट आपका कनाडा में हुआ था। ये सबसे फर्स्ट समिट था रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो फर्स्ट मेजर ग्लोबल साइंटिफिक पॉलिटिकल मीट था रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो टोरंटो समिट क्या था? फर्स्ट मेजर ग्लोबल साइंटिफिक पॉलिटिकल मीट ऑन क्लाइमेट चेंज था। कॉल फॉर 20% रिडक्शन ऑफ CO2 बाय 2005। किस लिए रखा गया था ये समिट? कि 20% रिडक्शन हमें करना है CO2 का बाय 2005। तो फर्स्ट पॉलिटिकल क्लाइमेट मीट जो है उसको हमने क्या बोला? टोरंटो समिट, विच इज़ लोकेटेड एट कनाडा इन 1988, ठीक है। तो रायो समिट से पहले जो है आपका क्या हुआ था? टोरंटो समिट हुआ था, विच इज़ रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ 20% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन अप टू 2005। और वियना कन्वेंशन जो है दैट इज़ द पेरेंट ट्रीटी ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड विच इज़ रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए जो है वियना कन्वेंशन बनाया गया था। तो दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो टोरंटो समिट जो है सबसे पहला क्या था? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को मेज़र करने के लिए एक पॉलिटिकल समिट जो है वो रखा गया था कनाडा में। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, वांगरी मुता मिथाई इन केन्या, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, नोबल प्राइज़ विनर इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वॉज रिलेटेड टू ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के लिए जो है इनको क्या मिला था? नोबल प्राइज़ मिला था। तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के लिए क्या मिला था वंगाई को? इन विच इज़ केन्या के जो है ये क्या है? सोशल, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिनको ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के लिए मिला था नोबल पीस प्राइज़। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको रिलेटेड टू रायो समिट जो है वो वीडियो देखना है तो आप शॉर्ट वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। और EIA के ऊपर मैंने अलग से जो है एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं टू सॉल्व द ऑल MCQs एंड कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।